स्वागत। कहानी कुर्सी की में बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को एक 8वां समन ईडी का। शराब घोटाला मामले में अब 4 मार्च को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले 7 समन पर बिल्कुल जवाब नहीं दिया, नहीं गए पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल। फिर मामला कोर्ट में चला गया। ईडी ने कहा कि ये हमारे समन का जवाब नहीं दे रहे, नहीं आ रहे पूछताछ के लिए। 16 मार्च की तारीख अदालत में लगी हुई है और उससे पहले एक बार फिर 8वां समन जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिल गया। भास्कर मिश्रा हमारे रिपोर्टर इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ। भास्कर, ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने के लिए, पूछताछ ज्वाइन करने के लिए बुला रही है, लेकिन और 8वां समन ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में मामला है तो क्यों हमको ईडी बार बार समन भेज रही है? बिल्कुल, देखिए 8वां समन आया है और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नहीं जाएंगे 4 मार्च को, ये लगभग तय है। और वजह ये बताई जाएगी कि कोर्ट में मामला चल रहा है, जबकि ईडी के द्वारा ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि 5 समन के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे ईडी के सामने, तो उसके बाद उनको कोर्ट जाना पड़ा था और उसमें कहीं से भी आगे समन भेजने पे कहीं से भी रोक नहीं लगाई गई है। ये जरूर कहा गया कि 5 समन तक क्यों नहीं आए, रीजन बताएं, सरकारी काम में एक तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने डिफेंस में ये जरूर कह रही कि मामला अगर कोर्ट में चल रहा है समन की वैधता को लेकर, तो फिर ऐसे में समन भेजना ये सीधे सीधे दिखाता है कि दबाव बनाया जा रहा है। जबकि ईडी ने क्लियर कर दिया है कि कहीं से भी आगे समन भेजने के पे रोक नहीं लगी है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि 16 मार्च तक अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। जहां तक 4 मार्च का सवाल है, अभी दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बजट बनके तैयार है। 19 फरवरी को साइन कर दिया था राष्ट्रपति ने, उसके बावजूद भी पेश नहीं हो पाया। ये मान के चलें आपके, हो सकता है कि 4 मार्च को ही बजट पेश किया जाए दिल्ली विधानसभा में। और अरविंद केजरीवाल का ये पहले से ही कहना था कि सेशन चल रहा है, हमारे पास अभी समय नहीं है, इसलिए हम 10 मार्च के बाद प्रस्तुत होंगे कोर्ट में। तो ये मान के चले कि 4 तारीख को, 4 मार्च को अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नहीं भास्कर, लेकिन देखिए अभी तो कुछ रोज पहले ही आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं आम दिल्ली के, उन्होंने खुलकर ये कहा था कि 2-3 दिन में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से छोड़ करके इधर आ जाओ। तो मतलब पार्टी बार बार कह रही है कि इनकी गिरफ्तारी का ग्राउंड बन रहा है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी शुरू से पहले चुनाव प्रचार रोकने के लिए कहा गया कि ईडी का समन भेजा जा रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद एक और रूप दिया गया इसमें कि गठबंधन में हिस्सा न ले, गठबंधन न करे, इसलिए किया जा रहा है। और गठबंधन होने के बाद अब पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। यहां तक कहा गया कि ईडी के द्वारा नहीं, पहले सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। ये सब कह सकते हैं कि एक तर्क है, ये जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जो भी कार्रवाई की जा रही है ये बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये कार्रवाई हो रही है। इसलिए इस तरह के तर्क आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा गढ़े जा रहे हैं। अच्छा, देखिए एक सवाल जो है मेरे को इसी रिलेटेड पूछा है, तो मैंने अच्छा हुआ इसी मैं अभी पूछ लेता हूं। अवनीश मिश्रा, हर्षवर्धन जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या कोई आम आदमी अरविंद केजरीवाल की तरह जांच एजेंसी से ऐसे दूर भाग सकता है जो केजरीवाल कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ आम आदमी अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा और ये देश के लोगों को सुनना चाहिए। ये सारे जो लूप होल, सारी चीजें होती हैं, ये सिर्फ ऐसे बड़े लोगों के लिए होती हैं। सामान्य व्यक्ति तो, ये तो ईडी है, सीबीआई है, एक पुलिस से सम्मन आएगा, आधे 1 घंटे में नहीं पहुंचेगा तो पुलिस का सिपाही, दरोगा उसे घसीटते हुए ले जाएगा। उसके साथ जिस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार करेगा वो भी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सचमुच सुविधा संपन्न, साधन संपन्न, शक्ति संपन्न नेताओं के लिए है, या कुछ और जो इस तरह के लोग होते हैं तो उन्हीं के लिए है कि आप सम्मान करते रहिए, बहस करते रहिए। अरे भाई, जब कोई मामला है तो आप जाके पूछताछ में शामिल होइए, उसके बाद जो होगा उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन ये शायद अदालत भी ऐसे लोगों के ही साथ खड़ी होती है, उन्हीं लोगों का बचाव में भी एक तर्क मिल जाता है, प्रक्रिया चलती रहती है। नहीं, लेकिन अभी समन क्यों भेजे जा रही है ईडी जब कोर्ट में तारीख लगी? देखिए, एक तो कोर्ट ने ऐसा कोई कहा नहीं है कि आप सम्मन नहीं भेज सकते हैं, तो वो भेज ही सकते हैं सम्मन। दूसरी बात ये है कि देखिए कोर्ट को ये तय नहीं करना है। एक सेकंड, अगर ईडी चाहे कोर्ट की तारीख से पहले, मैं हाइपोथेटिकल सवाल है, गिरफ्तार भी कर सकती है? मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता, क्योंकि ईडी ने खुद कोर्ट को अप्रोच किया। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि कोर्ट को यह तय नहीं करना है कि वैधता है सम्मन की कि नहीं वैधता है। कोर्ट को यह तय करना है कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं, और उनसे पूछना है क्यों नहीं जा रहे हो आप। भाई, अगर ईडी ने बुलाया है आपको पूछताछ के, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो कोर्ट को ये कह सकता है कि जैसे कि आप अभी तमिलनाडु के मामले में जब आप ईडी ने बहुत सारे लोगों को सम्मन किया था, बहुत ब्यूरोक्रेट्स को, तो उसमें ये हुआ कि ईडी ये बताए कि वो उनको किस तरह से बुला रही है, गवाह के तौर पे बुला रही है, उनको एक्यूज के तौर पे। ये मैक्सिमम हो सकता है। सीधी तुलना हम क्यों ना करें ये जो झारखंड में हुआ हेमंत सोरेन के साथ,
सेम मामले पर मतलब उनको भी 9 हेमंत समन, सोरेन 8 के समन मामले गया में था। मेरा ये कहना है, हेमंत सोरेन के मामले में ईडी कोर्ट में नहीं गई थी कि ये आदमी नहीं आ रहा है, ये कहने नहीं गई थी। अब इस वक्त ईडी जो है कोर्ट के सामने गई है कि ये व्यक्ति जो है आ नहीं रहा है, हमने इतने सम्मन भेजे हैं, आप इसकी तामील मतलब के लिए कि भाई आप इसको निर्देश दें कि आप ये आके हमारे पास सवालों के जवाब दें। देखिए, मुझे लगता है कि ईडी भी अपना लीगल ग्राउंड मजबूत कर रही है। अगर कोर्ट के सामने इसका सवाल ये सवाल जाएगा कि पूछताछ हो सकती है कि नहीं, तो क्या किसी व्यक्ति से, भले वो मुख्यमंत्री के पद पर हो, भले ही वो कहे कि हमने कोई साइन नहीं किया, आप हमको किस आधार पर बुला रहे हैं, गवाह, आप कोई दूसरा जिसको कहते हैं कि आपको सबूत मिले हैं, आपने आरोपी बना दिया है, इन सब के बावजूद अगर कोई जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुला रही तो आपको जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि हाँ, ये। और अगर अरविंद केजरीवाल को ये भरोसा होता तो वो भी तो उसी कोर्ट में यही जाते ना भैया कि समन ही अब नहीं आना चाहिए, पूछताछ के लिए एजेंसी क्यों हमें बुला रही है अगर कोई वैलिड आधार नहीं। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से अपना लीगल ग्राउंड मजबूत करने की कोशिश अरविंद कर रही है, केजरीवाल की लेकिन गिरफ्तारी की अंततः तरफ- गिरफ्तारी तय है। गिरफ्तारी तय है, बिल्कुल, उसमें कोई 16 संदेह के नहीं बाद, है। 16 और के- अब मुझे ये लगता है कि ईडी की ये जो समन्स हैं, जिस दिन कोर्ट ये कहेगा कि पूछताछ का आधार है, उसी दिन अगले 2-4 घंटे के बाद ईडी दरवाजे पर खड़ी होगी। बताइए समीर जी, गिरफ्तार होंगे अरविंद केजरीवाल? निश्चित रूप से गिरफ्तार होंगे अरविंद केजरीवाल, और मुझे लग रहा है कि 16 तारीख तक का भी हो सकता है, ईडी इंतजार ना करे, उसके पहले भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जिस हिसाब से लगातार ईडी हर 2 दिन बाद सम्मन भेज रही है, ये बता रहा है कि ईडी अब 16 तारीख तक का इंतजार नहीं करेगी, उसके पहले भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती इतना है। बड़ा भूचाल आएगा देश की या- राजनीति में, जरा ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार होंगे, भाई ऐसे थोड़ी देश का विपक्ष सारा बैठा रह जाएगा अगर केजरीवाल मुझे गिरफ्तार नहीं होते लगता हैं। कि कोर्ट में जब मामला हो तो इस तरह की कार्रवाई ईडी करेगी। हम कह रहे हैं इसके बाद ही सही। नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखिए हेमंत सोरेन के मामले में 20 जनवरी को हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए, तो उन्होंने कहा था मेरे घर आके पूछताछ कीजिए। ईडी उनके घर पे पूछताछ करने गई थी 20 तारीख को, और उसके बाद दूसरी पूछताछ में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे। मुझे लग रहा है ईडी लगातार उनको नोटिस भेजकर ये बता रही है कि अब आपके दरवाजे पे ईडी कभी भी पहुंच सकती है। मुझे लग रहा है कि ईडी 16 का इंतजार नहीं करेगी, उसके पहले पूछताछ करने अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकती है। अच्छा, इससे और पहले इसमें इसके बीच एक में लेकिन लाइन से जोड़ दूं, देखिए, सोरेन जी के पास तो झारखंड वाली पुलिस थी, बड़ा इंतजाम उन्होंने कर लिया था, लेकिन अंत में क्या है, संघीय ढांचे में केंद्र ही प्रिवेल करेगा अंत में अगर आपके खिलाफ कोई मामला है, और यहां तो दिल्ली पुलिस भी नहीं है अरविंद जी के पास। चलिए ठीक है। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस सब के बीच में अपनी चुनावी राजनीति, चुनावी तैयारियों में पूरी तरह लगे हुए हैं। अब खबर यह है कि आज शाम तक आम आदमी पार्टी, उसको जो दिल्ली में 4 सीटें मिली हैं इंडिया अलायंस में कोटे में, उस पर वो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकती है। भास्कर इस पर भी हमारे साथ हैं, बताइए भास्कर। देखिए सौरभ, अभी से 50 मिनट बाद आम आदमी पार्टी की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पीएसी, उसकी बैठक शुरू हो जाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे, और उसमें यह तय किया जाएगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार होंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से 4 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और ये माना जा रहा है कि 3:30 के बाद 4 बजे तक ये मान के चलें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ये डिक्लेयर कर देगी कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। ठीक है। और बहुत सारे संभावितों का नाम चल रहा है सौरभ, ये मान के चल बताइए ये नाम माना बताइए जा रहा है भास्कर। कि सोमनाथ भारती जो मालवीय नगर से बिल्कुल सोमनाथ भारती जो मालवीय नगर से विधायक हैं, उनको नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। इसके साथ साथ वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा, जो कि पहले कभी कांग्रेस में थे, सांसद भी वेस्ट दिल्ली से रह चुके हैं, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उनके बेटे विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। साउथ दिल्ली को लेकर यह कहा जा रहा है कि सही राम पहलवान जो कि तुगलकाबाद से विधायक हैं, और रमेश बिधूड़ी जो माफ कीजिएगा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको कड़ी टक्कर विधानसभा में भी वो दे चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनको या कि करतार सिंह जो छतरपुर से विधायक हैं, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और इस तरह से तैयारी की जा रही है। एक ईस्ट दिल्ली को लेकर थोड़ा सा संशय है, ये माना जा रहा है कि कोई नया चेहरा भी हो सकता है, या कि कुलदीप कुमार जो कि कोंडली से विधायक हैं, उनके नाम पे भी चर्चा चल रही कि हो सकता है कि कुलदीप भास्कर, ठीक, भास्कर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भास्कर, भास्कर। आपने नाम भी बताया बीजेपी जो चल रहे हैं आम आदमी पार्टी में, जिनको उतारा जा सकता है दिल्ली की 4 सीटों से। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका। अब आपको दिखा रहा हूं नरेंद्र मोदी की बात। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने आज एक बार फिर 370 सीटों की बात की है। प्रधानमंत्री ने फिर एक बार कहा है कि देश की जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, और यह आशीर्वाद
बीजेपी को 370 की जो दहलीज है उस पर लाकर के खड़ा करेगा और पार्टी 370 मिनिमम निकालेगी और साथ में अलायंस को मिलेंगे 400 प्लस सीटें। सुनिए नरेंद्र मोदी को। 2019 में केरला में बीजेपी को लेकर जो आशा जगी थी वो 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं। देखिए बड़ा दावा किया है प्रधानमंत्री ने केरल में। उन्होंने कहा पिछली बार डबल डिजिट में वोट हमको केरल में मिल गया था और इस बार डबल डिजिट में सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब अगर 370 का टारगेट है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं केरल में डबल डिजिट की सीट तो जरूरत तो है, लेकिन कितना मुमकिन होगा? एक भी सीट नहीं है भाजपा के पास केरल में। हर्षवर्धन जी, देखिए कठिन है और जिसको कहते हैं ना कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप डबल डिजिट केरल में जीत पाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई असंभव से लगने वाले लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए हासिल करके दिखाए हैं। जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो तो बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं और मुझे लगता है कि केरल और तमिलनाडु जिस तरह से नरेंद्र मोदी वहां मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह के प्रयोग किए विधानसभा से लेकर लगातार, उसमें कहां तक पहुंचे होंगे ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तो जरूर है ना कि उनका भी वर्कर अब कहने लगा होगा कि अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम डबल डिजिट पे पहुंच सकते हैं तो कुछ सीटों पर कुछ तगड़ी लड़ाई। डबल डिजिट केरल में आपको लग रहा बहुत मुश्किल है? मुश्किल है। रमेश भी से आपसे ही जानना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी से पूछिए कि मोदी जी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं क्या? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता और तमिलनाडु से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार नेता के तौर पर अन्नामलाई वहां आगे बढ़ रहे हैं, वो दिख रहे हैं और जो उनकी यात्रा है एन मन एन मक्कल, यानी अपनी भूमि अपने लोग, उसको शानदार रिस्पांस मिल रहा है। कम से कम 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। चलिए, तो और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो सवाल भेज रहे हैं लगातार हमको। अच्छा, पंकज कुमार पांडे पूछ रहे हैं कि चुनाव का नतीजा बताएगा अगर हर्ष महाजन इतनी बड़ी सेंध लगाने में बाकी सब सफल हुए तो मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा क्या कांग्रेस को, या ऑपरेशन लोटस चल जाएगा? राहुल जी, देखिए मैंने फिर कहा कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि वहां पे क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार जाने देगी इतनी आसानी से? मुझे ऐसा लगता नहीं है और वो ना ही उन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है जो कि इस तरह की क्रॉस वोटिंग। सरकार खतरे में है या नहीं? नहीं, सरकार तो किसी भी हालत में खतरे में आ सकती है। मैंने पहले भी कहा कि 2 गुट हैं वहां पर, ठीक है, एक प्रतिभा सिंह का गुट है और एक सुक्खू का तो गुट है। उत्तर भारत में इकलौती जो राज्य है कांग्रेस के पास, उस पर संकट है इस वक्त। ठीक है, हर्ष महाजन जी आपसे पूछने के लिए कहा गया है ये मुझे कि अच्छा, ये हर्ष जी से पूछने के लिए कह रहे हैं 2029 में पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अगर जो स्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक नेता के तौर पर अगर देखें तो अगले 5-10 सालों तक उनके सामने कोई दिखता नहीं अब। लेकिन आज ये बात करना ये मुझे लगता है ठीक नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा। अब उसके बाद किस तरह से राजनीति बदलेगी, उसके बाद किस तरह से पार्टी तय करेगी, वो देखने वाली। दीप अमीन पूछ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी डॉक्टर एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण को चुनाव लड़वा सकती है क्या? क्या बीजेपी जयशंकर को गुजरात से चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि उनका गुजरात का दौरा साउथ से ज्यादा रहता है? समीर जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जितने राज्यसभा के बड़े सांसद और जो केंद्र में मंत्री है राज्यसभा से गए हुए, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है और मुझे लग रहा है निर्मला सीतारमण का लगभग तय है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जयशंकर के बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है कि गुजरात से वो लोकसभा चुनाव लड़े। अच्छा, ठीक है। एक सवाल ये देखिए, इसमें हर्षवर्धन छोटा जवाब। विपक्ष ने दावा किया है कि 2019 में किया था कि 19 में मोदी आए तो संविधान, चुनाव सब कुछ बदल जाएगा। अब 24 के लिए भी वही बात कही जा रही है। नहीं, मुझे लगता है जब नेहरू जी के लगातार प्रधानमंत्री रहते नहीं कोई खतरा हुआ। खतरा सिर्फ एक बार आया था, इंदिरा जी ने 75 में आपातकाल की कोशिश की थी, उसको जनता ने ध्वस्त कर दिया। मोदी ने अभी तक जो कुछ हासिल किया है विशुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से जनता। ये सवाल बड़ा पसंद आया मुझे। गणतंत्र सर नाम से हैंडल है, ये पूछ रहे हैं इज राहुल गांधी रियली लाइक द सेम एज इट अपीयर्स और समथिंग एल्स इज बिहाइंड हिम? जो से दिखते हैं, जो बोलते हैं वैसे ही हैं, या उनके पीछे से कोई कुछ करवा रहा है उनसे? बोलिए साहब। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि राहुल जी अद्भुत व्यक्ति है।
जैसे हैं वैसे ही जो दिख रहे हैं वही हैं। अद्भुत व्यक्ति वैसा नहीं ना, ना, दिखता ऐसे है। इसमें कैसे? राहुल जी अद्भुत हैं। राहुल मुझे जी- लगता है राहुल जी- कि राहुल जी भारतीय राजनीति में ऐसा नेता कभी नहीं दिखा जिसकी एक बात से दूसरी बात का ताल्लुक ही नहीं होता, रिश्ता ही नहीं। बहुत शॉर्ट में राहुल जी कैसे हैं? देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सीरियस राजनेता बने, लेकिन उनकी छवि जो है अभी भी उसी तरह के राजनेता की है जो कि सीरियसली पॉलिटिक्स नहीं करता है।